प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। कौन हेलो। आलोक? जी हाँ जी जी हाँ, मैं आलोक टंडन बोल रहा हूँ। जी आलोक जी। मैं प्रोफेसर केसी पांडे से दो एक छोटे छोटे प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जैसा कि पांडे जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक शास्त्रार्थ, एक संवाद की लंबी परंपरा रही है। मैं समझता हूँ कि ये शास्त्रार्थ की परंपरा थी। क्या शास्त्रार्थ और संवाद को एक ही माना जा सकता है? पहला प्रश्न तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर संवाद और शास्त्रार्थ एक है तो फिर हमारे यहाँ चार वाकों का साहित्य क्यों नहीं मिलता? इसी के साथ जुड़ा सवाल ये है कि अगर संवाद की परिस्थिति न बने, अगर संवाद फेल हो रहा हो, तो क्या हमारे सांस्कृतिक चिंतन में कोई ऐसा रास्ता है जो ये बताए कि अब हम क्या करें? मैं इसको गांधी के सत्याग्रह से भी जोड़ के देखता हूँ, और 2-4 दिन पहले उनके यहाँ जो प्रोफेसर हैबरमास के ऊपर जो भाषण हुआ था, आइडियल स्पीच सिचुएशन का, उससे भी जोड़ के देखना चाहता हूँ कि संवाद की एक कोई आइडियल परिस्थिति भी होती है, और वो जब न रहे तब क्या किया जाए। और ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकता है आज हमारे समाज में हो, जहाँ बहुत से स्तरों पर, जैसा भी एक पिछले प्रश्न में भी आया, कि संवाद की स्थिति नहीं बन पाती। एक अंतिम सवाल मेरा उनसे ये है कि भारतीय संस्कृति या दार्शनिक परंपरा में जो स्वतंत्रता की एक धारणा है, वो क्या आध्यात्मिकता की कैद में नहीं है? क्या ये किसी किस्म की जो राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता की जो आज की अवधारणाएं हैं, उनका क्या कोई भी रूप हमारी परंपरा में नहीं था? क्या सब कुछ हमको बाहर से ही लेना पड़ा? ये बताइए। धन्यवाद। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अनुमति हो मेरा अनुमति? जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं जवाब दे बड़ा दूं अच्छी पूजा जी, चर्चा जवाब हो दे दूं? रही है जी। हाँ सर, जैन सर अगर आपका सवाल पांडे सर से नहीं है तो पहले उनको टंडन जी वाला जवाब वो दे दें। बस 1 मिनट में बोलना, जी बस सर। मुझे। हाँ हाँ, जी बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं अपना लोग संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। हमारे अभी जो वक्ता महोदय कह रहे थे कि संवाद की और स्थिति क्या हो सकती है, तो हम लोग अब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सार्थक संवाद। संवाद हमारा जो विसंवाद नहीं होना चाहिए, और सार्थक संवाद अगर हो, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग असहमत संगम भी कह सकते हैं, कि हमारी सहमति नहीं है लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक चर्चा करते हैं जो हमारे शास्त्रों में पहले हुआ करती थी, और उन शास्त्रों में परिष्कार हुआ करता था, खाली उनका निंदा करना उद्देश्य नहीं था, उसकी थोड़ी छोटी छोटी सी कमी दिखा करके हम लोग उसका परिष्कार करते थे। तो अभी जो, और मैं पांडे जी के व्याख्यान से बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने सभी दर्शनों को लेकर के बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। इसलिए मैं ICPR से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस तरह का एक असहमत संगम करके सेमिनार में जरूर आयोजित करें या चर्चा करें, जिसमें असहमति भी हो और संगम भी हो। एग्री टू डिसएग्री। बस यही कहना चाहता था, धन्यवाद थैंक समय यू देने के लिए। जी सर, थैंक यू। प्रोफेसर केसी पांडे जी। यस मैडम। जी सर। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे मित्र डॉक्टर टंडन ने एज यूजुअल बहुत सारे प्रश्न जो उठाए हैं वो अत्यंत सार्थक प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अत्यंत सार्थक हैं, और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न उठाया है और उठाते रहते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों से ही दार्शनिक परिचर्चा आगे बढ़ती है कई बार कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में। तो विशेष रूप से इन 4 प्रश्नों के लिए मैं डॉक्टर टंडन का आभारी हूँ। पहला प्रश्न आपका ये है कि संवाद और शास्त्रार्थ दोनों एक है कि नहीं है। मैं क्या समझता हूँ इससे, मैं समझता हूँ कि संवाद और शास्त्रार्थ दोनों एक नहीं है। आज सुबह इस बारे में सोच रहा था कि संवाद क्या है, तो शास्त्रार्थ का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया है। इससे ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि डॉक्टर टंडन का जो विचार है और मेरी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं वेवलेंथ पे मिलती हैं। शास्त्रार्थ, जैसे कि मैं बचपन में, मुझे याद है कि जब कहीं भी विवाह महोत्सव होता था तो दोनों वर और कन्या पक्ष के
वर और कन्या पक्ष के जो पंडित हैं एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, और ये देखा जाता था कि वर पक्ष का पंडित ज्यादा प्रभावशाली है कि कन्या पक्ष का पंडित ज्यादा प्रभावशाली है। तो शास्त्रार्थ की अपनी एक परंपरा रही है, और हम जो है वो अभी खोते चले जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। या क्योंकि उसमें जो शास्त्रार्थ होता था वो भी केवल और केवल दार्शनिक शास्त्रार्थ होता था, इसलिए यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक संवाद मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह संवाद की परंपरा जो है सूत्र, भाष्य, वार्तिक और टीका की परंपरा के संदर्भ में देखने का प्रयास करें, दार्शनिक संदर्भ में, तो वो ज्यादा हम समेकित रूप में देख पाएंगे। हालांकि शास्त्रार्थ और संवाद में क्या डिवीजन लाइन है, क्या उसका बाइफर्केशन लाइन है, इसके बारे में भी बहुत सारा संवाद हो सकता है और बहुत सारा डिबेट डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली कोई डिफाइन करने की रेखा खींच देना अपने आप में भी बेईमानी होगा, इसलिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात चारवाक के संदर्भ में जो डॉक्टर टंडन ने उठाई है कि चारवाक, मैं समझता हूं कि उसके ग्रंथ, जैसे कि तत्वपप्लव सिंह का ग्रंथ जो है चारवाक का ग्रंथ है कि नहीं, यह भी अभी विवाद का विषय है, क्योंकि तत्वपप्लव सिंह में तो प्रत्यक्ष का भी खंडन किया गया है, जबकि बेसिक टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते पढ़ाते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वो केवल मानता, चारवाक केवल प्रत्यक्ष मानता है और अन्य प्रमाणों का खंडन करता है। तो तत्वपप्लव सिंह में प्रत्यक्ष का भी खंडन किया गया है। ऐसी स्थिति में चारवाक का कौन सा ग्रंथ हम एक माननीय ग्रंथ को लेकर चलें, एक एस्टैब्लिश्ड ग्रंथ को लेकर चलें, यह भी अभी अपने आप में एक विवाद का विषय हो सकता है। और ये चर्चा जो है आशीपियार में जो अभी कुछ सेमिनार्स होते हैं और जो वर्कशॉप होते हैं, अभी एक वर्कशॉप हुआ था चारवाक दर्शन पर भी, तो इस पर भी विद्वानों में एक मत नहीं है कि चारवाक के जो एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं क्या है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसका टेक्स्ट जो है नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता है, यह अपने आप में रियली एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई जगह होता है। तो लेकिन इसके सूत्र तो मिलते हैं, कई ग्रंथों में इसके सूत्र मिलते हैं, और अभी जो इसका जो तत्वपप्लव का ट्रांसलेशन भी आ गया है, कुछ ट्रांसलेशन तो अपने जो रिसेंटली किया गया है, 1-2 साल पहले प्रकाशित हुआ है हिंदी में, और हिंदी में भी हुआ है, अंग्रेजी में भी हुआ है। तो मैं समझता हूं कि स्थिति कुछ बेहतर हुई है। और संवाद जो अगर फेल हो जाता है तो इस स्थिति में क्या करें। संवाद फेल होने की स्थिति मैं समझता हूं कि भारतीय दर्शन में नहीं रही है, क्योंकि एक संवाद विहीनता की स्थिति तो वहां आती है जबकि बोलने के लिए बंद कर दिए जाए मुंह, जबकि भारतीय दर्शन में उत्तर प्रत्युत्तर की एक परंपरा रही है और एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। मैं समझता हूं कि जो आप देख रहे हैं कि गांधी का सत्याग्रह के संदर्भ में ये अत्यंत ही समीचीन स्टैंड पॉइंट है। और इसमें मैं केवल एक बात ही जोड़ना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने 3 दिन पहले प्रोफेसर वरुआ का एक इनवाइट प्राप्त किया था। प्रोफेसर वरुआ ने इस्टेब्लिश किया है कि किस प्रकार से गांधी में जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्राम्ड अहिंसा के खिलाफ है। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम्ड करके आप अहिंसा की बात करते हैं, जैसे सत्याग्रह ही है, वो प्रोग्राम्ड अगर है तो बेसिकली दैट लीड्स टू हिंसा, क्योंकि जो बेसिकली ये आपका सत्याग्रह है वह एक ऐसा विपन है जो बेसिकली सत्ता पक्ष है उसके लिए एक घातक हथियार के रूप में प्रयोग होता है, जो सत्याग्रही है वो करता है। तो गांधी इसीलिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑल ऑफ अ सडन छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि वो चौरी चौरा में कांड होता है जिसको हम सब जानते हैं। तो प्रोफेसर बरुआ का स्टैंड पॉइंट यहाँ पे बहुत एप्रिशिएट करने वाला है कि किस प्रकार से जो सत्याग्रह भी है वो हम एक हिंसा कमिट करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और वो निगेटिविटी से दूर रहने के लिए प्रोग्राम्ड सत्याग्रह की जगह अनप्रोग्राम्ड सत्याग्रह पे जोड़ जाते हैं प्रोफेसर बरुआ। रिसेंटली वो मैंने उनको सुना है, तो वो भी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था आपके साथ में। स्वतंत्रता आध्यात्मिक की कायद में है कि नहीं है, यह प्रश्न जो है वो मैंने इस पर भी कुछ रिफ्लेक्शन किया था। और जब मैं पढ़ रहा था डीपी चट्टोपाध्याय को, बेसिकली व्हाट इज डेड एंड व्हाट इज लिविंग इन दिस बुक, व्हाट इज डेड एंड व्हाट इज लिविंग इन इंडियन फिलोसफी, देन जब मैं उनका ये बेसिकली फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था लास्ट
में उन्होंने जो डील किया हुआ है, तब मैंने पाया कि किस प्रकार से डीपी चट्टोपाध्याय बात करते हैं, कितना लॉजिकल बात वो करते हैं, कि किस प्रकार से वो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है, अगर कुछ लोग मानते हैं कि वो अध्यात्म की कैद में है, तो मुझे लगता है कि डीपी चट्टोपाध्याय की बुक को एक बार पढ़ करके समझने की बात है, जरूरी बात है, क्योंकि वो जो अदर पर्सपेक्टिव है उसमें भी इसको देखने को मिलता है कि अध्यात्म के रूप में प्रस्तुत कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम किस प्रकार से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की बात करता है। जहाँ तक उन्होंने कोट किया है, डीपी चट्टोपाध्याय ने कोट किया हुआ है वैशेषिक सूत्र, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। So dharma has two aspects. One is abhyuday and second is nishreyas. So this word and other word both are emphasized in the concept of dharma. So from that perspective, well, maybe like this question may arise in some people's mind, but I suppose that concept of freedom in Indian philosophy is very much has logical grounding as well as spiritual grounding. Thank you, Dr. Tandon. थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू जी, थैंक यू प्रोफेसर केसी पांडे। कोई और है? यदि अनुमति हो तो शास्त्रार्थ और संवाद के विषय में 1 मिनट में बात कर सकता हूँ क्या? प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सुजीत, अगर आपके पास। टंडन जी का जो प्रश्न था उसके संदर्भ में 1 मिनट की कह सकता हूँ क्या? जी बोल लीजिए। पांडे जी साथ में। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ जल्दी। भारतीय चिंतन परंपरा के संदर्भ में शास्त्रार्थ और संवाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में इसके जो सिद्धांत है, पूर्व पक्ष से एस्टेब्लिश होने के बाद उत्तर पक्ष एस्टेब्लिश होगा। तो जब शास्त्र के विषय में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कर सकते हैं, तो एक बच्चे के एडमिशन के भी संदर्भ में पति पत्नी करता है कि इस स्कूल में होना चाहिए, इस स्कूल में होना चाहिए। तो शास्त्रार्थ और संवाद में कोई अंतर नहीं है भारतीय चिंतन परंपरा में। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट कोई है? अगर किसी का प्रश्न हो तो हम लेते हैं, अन्यथा हम कार्यक्रम के अगले उसमें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस जस्ट ए मिनट मैम। हाँ मैं आ गया हूँ सर। मैं अर्चना ये कॉलेज में अभी एडहॉक में काम कर रही हूँ। जहाँ तक उन्होंने शास्त्रार्थ और संवाद की बात की है, मुझे एक लाइन में बस यही बोलना है उनकी क्लियरिटी के लिए कि शास्त्रार्थ जो है वो तात्विकता से जुड़ा संवाद ही, वो संवाद से इतर नहीं है, संवाद है लेकिन वो तात्विकता से जुड़ा हुआ है। और जेंडर लाइफ के जो संवाद होते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और क्या? थैंक यू। वैसे अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा जी देवलिया जी जल्दी से पूछिए ताकि हम समय का अभाव है, जल्द हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अगर आप एक प्रश्न करना चाहें। जी मैडम नमस्ते, आदरणीय सिन्हा सर को नमस्ते जी। संवाद के विषय में बात हो रही, तो मैं थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा है कि ये संवाद हम बहुत इस इंटरनेट से भी रोज करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत संवाद होता है हमारा, पर इस संवाद को क्या हम सार्थक मानेंगे? जैसे कि हमारा जन्मदिन होता है, कोई हमें डायरेक्ट एक गुलाब का फूल ला के दे तो हमें एक अलग अनुभूति होती है, पर ढेरों हम सुबह देखते हैं हर कई ग्रुप पे कई मैसेज हमें आते हैं, सुप्रभात, ये इस तरह का संवाद होता है। और इस तरह के संवाद को क्या हम कितना सार्थक मानेंगे? जो डिजिटली ये संवाद जो होता है इसको हम कितना आज के संदर्भ में हम सार्थक मानेंगे? क्या ये वास्तव में सार्थक है या मौलिक तरीके से जो संवाद हमारा होता है वह ज़्यादा सार्थक? ये सर मैं आदरणीय पांडे जी भी बता दे सकते हैं, आदरणीय गुरुवर सिन्हा साहब बैठे हैं तो। देवलिया जी नमस्कार। नमस्कार पांडे सर। नमस्कार सर। प्रश्न एक बार फिर से थोड़ा सा बता देंगे, जैसे कौन सा संवाद आपकी बात हो रही है, किसके बारे में?
जी जी सर, मैं ये इस तरह का संवाद जो हमारा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रोज होता है, अच्छा रोज अच्छा सुप्रभात होता है, गुड मॉर्निंग होता है, अच्छा हैप्पी बर्थडे होता है, यस कई फूल आ जाते हैं, कई गुलदस्ते आ जाते हैं, हाँ तो ये इसमें कहाँ तक सार्थकता है इस संवाद में? वंडरफुल बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। और सागर से यह आपने प्रश्न जो उठाया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये देखिए जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो मेटाफिजिकल डायलॉग्स है, चाहे वो उपनिषद में मिलते हैं चाहे अन्य स्रोतों में मिलते हैं, तो जो मेटाफिजिकल डायलॉग्स है क्या वो आधार भूमि है हमारे व्यवहारिक डायलॉग्स का? यस, कुछ हद तक जो है मेटाफिजिक्स इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, लेकिन जहाँ तक व्यवहारिक जो वार्तालाप है और संवाद की बात है, तो उसमें व्यवहारिक पर्सपेक्टिव है। व्यवहारिक पर्सपेक्टिव अपने आप में नीति शास्त्र भी लिए है, ज्ञान मीमांसा भी लिए है, तत्व मीमांसा, तीनों चीजें लिए हुई है, मैं ये मानता हूँ। और क्योंकि वो व्यवहारिक पर्सपेक्टिव से दिया गया है तो उसमें, और जहाँ तक ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो इसके दोनों पक्ष हैं, भ्रम और विभ्रम की स्थितियां भी हैं, कई बार सूडो संवाद भी है। सूडो संवाद और जेन्युइन संवाद में आधारभूत अंतर करने की भी बात है। जो भी इसको यूज करते हैं वो समझते हैं कि कहाँ सूडो डायलॉग है, कहाँ वास्तविक डायलॉग है, और कहाँ पे हमें चुप रहना है, कहाँ बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक रूप से बात का विवाद हो जाता है। संवाद की जगह संवाद तो ऐसा होता है जिसमें वाद हो और लेकिन विवाद ना हो। डायलॉग की स्थिति तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति ठीक नहीं है कि जो है फेसबुक में डायलॉग्स के बाद कई बार जो है देखा गया है कि जाकर के बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पारस्परिक जो सौहार्द की भावना है वो समाप्त हो जाती है, तो उसको संवाद कहना उचित शायद ना हो। देवलिया जी, डॉक्टर देवलिया, आपका प्रश्न लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल लाइफ से सिचुएशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं मानता हूं कि यह संवाद की स्थिति जो विभिन्न सोशल मीडिया में है उस पर भी कुछ विचार विमर्श की आवश्यकता है अलग से, और किस प्रकार से वो हमारे तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण, आचार मीमांसीय दृष्टिकोण से जुड़ा है, उसको हमें देखने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब एक धन्यवाद। प्रश्न लेते हैं अंजलि यादव का। अंजलि, आप करिए सवाल जल्दी से। थैंक यू मैम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अंजलि यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, लखनऊ की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा क्वेश्चन के पांडे सर से है। सर, मैं ये एक जिज्ञासा है क्योंकि मैं न्याय सूत्र का जो संदर्भ में संवाद के बारे में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो इसमें मैंने देखा कि महर्षि गौतम द्वारा में संवाद के मुख्य रूप से 3 प्रकार जिन पर हम चर्चा करते हैं, वाद, जल्प व वितंडा बताए गए हैं। तो जिनमें से वाद का उद्देश्य तो सत्य की प्राप्ति प्रतीत होता है, तो उसका उद्देश्य एक सकारात्मक रूप से किया गया संवाद प्रतीत होता है, जबकि जल्प व वितंडा के रूप में जब मैंने देखा तो इसका कोई मुझे सकारात्मक रूप नहीं दिखाई देता है। मतलब यह इस तरह से नकारात्मक भावना से किया गया संवाद प्रतीत होता है जिसमें एक केवल व्यक्तिगत विजय के लोग बात करते हैं। तो क्या इसको संवाद के रूप में हम देख सकते हैं या नहीं? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका। डॉक्टर अंजलि अभी पीएचडी छात्रा है हमारी विभाग की, तो यह आपका दृष्टिकोण वाद, जल्प और वितंडा के संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जल्प और वितंडा को हम किस प्रकार संवाद में शामिल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए न्याय ने वितंडा को और जल्प को लाया ही क्यों, इसको जानने के लिए हमें कुछ हद तक अन्य दार्शनिक परंपराओं में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट में एक कंटेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, किसी भी लॉजिकल आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वह हम एक किसी न किसी लॉजिकल रूल पे आधारित होता है। तो जहाँ तक लॉजिकल रूल्स के फॉलोइंग की बात है, तो वाद, जल्प और वितंडा को हम उस दृष्टि को एप्रिसिएट, लॉजिकल दृष्टि से एप्रिसिएट कर सकते हैं, लेकिन वाद जो है जहाँ तक सत्य की खोज के लिए है, उस दृष्टिकोण से हम वाद को प्राथमिकता देते हैं, सत्य की खोज के लिए अपनाते हैं। वितंडा को पद्धति को हम उस दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन हम जब देखते हैं कि मध्यमक कारिका या खंडन खंड खाद्य या
हम जिस तत्व पप्लोसिंग पाते हैं, तो ये जो ग्रंथ हैं भारतीय दर्शन में इन ग्रंथों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जबकि वैतंडिक पद्धति में लिखे गए ग्रंथ हैं। क्योंकि दर्शन का तात्पर्य दार्शनिक दृष्टि की प्राप्ति है, और दार्शनिक दृष्टि जो है वह दृष्टि हमें युक्ति के साथ साथ दृष्टि से, उस दृष्टि से भी प्राप्त होती है जो कि सत्य की प्राप्ति में सहायक हो। अब वाद जो है उससे सत्य की प्राप्ति है, ठीक है, लेकिन वैतंडिक दृष्टि और जल्प दृष्टि जो है एटलीस्ट हमें उस स्थिति पर पहुंचने में सहायता देती है जो हमारी तार्किक क्षमता के विस्तार की दृष्टि से आवश्यक है। तो वितंडा अपने आप में एक ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर हम यद्यपि सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न तो उठा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न को उठाना दर्शन शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और क्योंकि ये पूरा विश्व जो है एक विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में बद्ध है, तो हम अन्य दार्शनिक परंपराओं को किस प्रकार से वैतंडिक पद्धति के द्वारा उनकी खुद पद्धति में जो दोष है दिखाने की दृष्टिकोण से अगर देखें, तो वैतंडिक पद्धति को अपनाना हमारे लिए और जानना हमारे लिए, हमारे जो 3 ग्रंथ मुख्य रूप से हमने अभी कोट किए हैं, इनको एप्रिसिएट करना हमारी परंपरा के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए ऐसे ग्रंथ अभी हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है अंजलि? धन्यवाद सर जी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सहृदयता से आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारा विनम्र निवेदन है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा सर से। आदरणीय सर, आप कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे करके हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें, आप लोग सभी प्रतिभागीगण, और जितने भी प्रश्न उठे हैं और उनके उत्तर में हमारे प्रस्तोता, और उसमें विशेषकर मैं डॉक्टर जनक भाई दवे, मान्यवर ऑनरेबल जस्टिस हसनैन सर, उसके बाद राजेंद्र चड्डा जी और मान्यवर राजेंद्र चड्डा जी और प्रोफेसर केसी पांडे, ये 4 आज के प्रमुख वक्ता थे, और मैं इन चारों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण अंत में होता है, और ये लगा कि अध्यक्ष को सबसे जरूरी है कि पेशेंस रखना, और सहयोग से मुझमें पेशेंस है। अब देखिए, प्रोफेसर जनक भाई दवे ने बहुत ही जैसे ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, बड़े क्लासिकल ढंग से संवाद को समझा, और वाद और जल से उसको अलग संवाद को कॉन्सेप्ट के रूप में, डायलॉग एज ए कॉन्सेप्ट। तो आज के इस विशद विश्लेषण के बाद, चर्चा के बाद, जो संवाद की परिभाषा बन सकती है, पहली बात है कि वो अंत में जिस लड़की ने प्रश्न किया, अंजलि, तो उसी के प्रश्न से उत्तर भी मिलता है, क्योंकि संवाद का उद्देश्य है सत्य की प्राप्ति। संवाद वितंडा नहीं है, संवाद जल्प नहीं है। तो बड़े ही क्लासिकल ढंग से भगवद गीता के संदर्भ में डॉक्टर जनक भाई दवे, और क्या वंडरफुल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, दर्शन शास्त्र, अब कई विधाओं में उनकी गति है, और आवाज़ तो माशाअल्लाह बहुत ही आज भी बुलंद है। इतनी उम्र में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आवाज़ में वही बुलंदी बनी रहे। तो जनक भाई दवे ने भगवद गीता के अंतर्गत
संवाद को समझने की कोशिश की। यहाँ संवाद की परिभाषा, संवाद को कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट को इस विशद विश्लेषण के बाद हम रख सकते हैं। एक है कि क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, सृजनात्मकता, जिस पर कि ऑनरेबल जस्टिस ने भी, जस्टिस स्नैन साहब ने भी बहुत बल दिया है, क्योंकि उन्होंने इस प्रश्न से ही शुरू किया कि संवाद की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है, वाई डायलॉग। और इस प्रश्न में उत्तर भी छिपा हुआ है। तो संवाद कॉन्सेप्ट को अगर हम लेते, क्योंकि मैं फिलॉसफी का छात्र हूँ और फिलोसोफाइजिंग इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, ये मानकर एक कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं। तो डायलॉग का एक कंपोनेंट है क्रिएटिविटी, और फिर फ्रीडम, क्योंकि डायलॉग एंड फ्रीडम हमारा आज के इस परिचर्चा का विषय वस्तु डायलॉग एंड फ्रीडम है। तो क्रिएटिविटी, फ्रीडम, अब यहाँ रैशनैलिटी, ये 3 कंपोनेंट बहुत ही आवश्यक है। अगर डायलॉग को हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं तो ये तीनों, फ्रीडम, रैशनैलिटी और क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर संवाद क्रिएटिव होगा तो उसका उद्देश्य सत्य की प्राप्ति होगी, और निश्चित ही स्वतंत्रता का यहाँ अर्थ मेटाफिजिकल सेंस में और कल्चरल सेंस में, दोनों सेंस में लेते हैं। और वस्तुतः ये हमारे 3 अध्येता ने तो दार्शनिक संवाद और स्वतंत्रता एक दार्शनिक परिदृश्य या भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अगर टाइटल हम बदल दें तो ये 3 अध्येताओं का ये जो विमर्श रहा तो वो इस तरह से बनता है। हाँ, राजेंद्र चड्ढा जी, मान्यवर राजेंद्र चड्ढा जी, चूँकि उन्होंने एक कल्चरल एकरूपता की बात की और टैगोर, श्री अरविंद और विवेकानंद को उन्होंने रेफरेंस पॉइंट में रखा। अब तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायलॉग एंड फ्रीडम, अब यहाँ कोई भी डायलॉग अगर हमको मेटाफिजिकल रूप में तो स्वतंत्रता, जैसे केसी पांडे ने भी बहुत अच्छे से उसको विश्लेषित किया, तो हम यहाँ कल्चरल फ्रीडम और मेटाफिजिकल फ्रीडम में अंतर करेंगे। और ये मानी हुई बात है कि क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड रैशनैलिटी, ये तीनों तत्व आपस में संलिप्त हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम हमारा डायलॉग में फ्रीडम की बात करते हैं तो वह इर्रेशनल होगा, वितंडा, कुतर्क नहीं होगा। संवाद तो संवाद में सृजनशीलता होनी चाहिए। और ये अगर हम मेटाफिजिकल रूप में देखते हैं तो ठीक है, बंधन से मुक्ति, वो जो शंकराचार्य का जो अद्वैतिक कॉन्सेप्ट है वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का फ्रीडम होगा। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर हम वेदांत के ही पर्सपेक्टिव में अगर हम केसी भट्टाचार्य को देखते हैं, केसी भट्टाचार्य की एक बहुत चर्चित आर्टिकल जो 1928 से 30 के बीच में, जब वो हुगली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो अपने विद्यार्थियों के बीच में संवाद किया। उसका टाइटल है स्वराज इन आइडियाज। दर्शन शास्त्र के लोग केसी भट्टाचार्य से परिचित हैं, क्योंकि समकालीन भारतीय चिंतकों में
एक मौलिक चिंतक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य है, और उन्होंने माना कि स्वतंत्रता, अब ये कल्चरल, चूंकि मेटाफिजिकल हम अभी नहीं बात करें, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, तो कल्चरल फ्रीडम, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हम 1947 में स्वतंत्र हो गए। यद्यपि कि ये आर्टिकल पहले की है, 28-30 की है। उस समय उन्होंने कहा कि अगर कल्चरल सब्जेक्टिविज्म या सांस्कृतिक दास्ता, ये जो हमारी दास्ता है, ये भौतिक रूप से या राष्ट्र की दास्ता है, तो राष्ट्र की दास्ता से मुक्ति आज नहीं तो कल, ऐसी उनकी कल्पना 1930 में थी कि हमें मिल जाएगी। लेकिन ये सांस्कृतिक दास्ता, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल्चरल स्लेवरी इज द स्लेवरी ऑफ द स्पिरिट। और किसी भी राष्ट्र का, किसी भी नेशन के लिए कल्चरल स्लेवरी इज सर्टेनली एन इविल। तो ये केसी भट्टाचार्य का जो स्वराज इन आइडियाज है, वो उसका स्वर सांस्कृतिक स्वराज की बात करता है। और जो ये आज का विषय, क्योंकि मैं अध्यक्ष के रूप में कुछ चीज़ों को संकेत के रूप में ही बात कर सकता हूँ, और विश्लेषित करने का अध्यक्षीय भाषण में समय मेरे सब लोग थक जाते हैं। अब यहाँ एक धन्यवाद का भी एक कार्य बनता है अध्यक्ष को, कि धन्यवाद भी दें। तो सचमुच में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही एक दार्शनिक विवेचना जैसे होती है, उस तरह से विश्लेषित किया गया। और मैं माननीय राजेंद्र चड्डा जी बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, और जमीन से जुड़े हुए उनके अनुभव हैं, और उन्होंने पहले ही कहा था कि समय, मेरा आग्रह था कि कुछ समय दें, उन्होंने समय दिया, और विवेकानंद के कथनों से उन्होंने अपनी बात की पूर्णाहुति की कि किस तरह से हमें एकरूपता होनी चाहिए और सामंजस्य होना चाहिए। कल्चरल हार्मोनी इज द इंडियन स्पिरिट। भारतीय संस्कृति का स्वर कल्चरल हार्मोनी, सांस्कृतिक सामंजस्यता है। और इस पर ऑनरेबल जस्टिस हसनैन साहब, और उन्होंने तो बहुत ही दार्शनिक रूप से, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला हूँ, उनके घर भी मैं गया हूँ, और मैंने देखा कि उनका जो तर्ज है वो किसी भी जो दर्शन शास्त्री विधिवत। और हाँ, एक चीज, इस परिचर्चा का एक उद्देश्य भी है। अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहूँगा कि फिलॉसफी शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द क्लासरूम, और फिलोसोफाइजिंग हमारे भारत में जो दार्शनिक क्रिया है, अच्छा तो चला जाए, डॉक्टर दवे ने भी कहा, वो ऋषियों ने ही प्रतिपादित किया। राजेंद्र जी उम्मीद दीजिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक किताब है चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, तो उसमें वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन को कोई बुद्धिजीवी या कोई प्राध्यापक प्रतिपादित नहीं करते हैं, बल्कि ऋषि भी, वो चारवाक ही दर्शन क्यों ना हो, टंडन साहब के लिए चारवाक दर्शन को भी भारतीय ऋषियों ने प्रतिपादित किया। और ये ऋषि तपस्वी होते हैं, और उस तपस्या के से जो भाव निकलते हैं, जो चिंतन प्रस्फुटित होते हैं,
तो भारतीय दर्शन के प्रतिपादक और मेरा ये इस परिचर्चा के माध्यम से प्रयास है कि फिलोसोफाइजिंग should not be confined to the only to university teachers, or it should not be confined to the classroom teachers. और समाज के अन्य लोग जो दार्शनिक क्रिया करते हैं उनको इस परिचर्चा के साथ जोड़ना, अब चूँकि अध्यक्ष होने के कारण जो मेरी प्रायोरिटी है, हो सकता है कि पेपर पढ़ते तो अलग बात करते, लेकिन अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो इस परिचर्चा के उद्देश्य को भी रेखांकित करना है। और आप सब लोगों ने सम्मिलित होकर इस परिचर्चा की गरिमा बढ़ाई है, गौरव प्रदान किया है। और दार्शनिक अनुसंधान परिषद बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली, गौरवशाली, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का भी एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन हैज़ गॉट इट्स ओन पर्सनालिटी। और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ये इसका इतिहास गरिमामय है और इसका प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और सभी का जो भी समाज में प्रबुद्ध लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार। केसी पांडे, राजेंद्र चड्डा जी को, ऑनरेबल जस्टिस को,